अब आपके सामने मौजूद है रीडर्स चॉइस की प्रॉब्लम है ये। अकाउंट में हम फाइनल अकाउंट की जो समस्याएं हैं उनको हम एक एक करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और हमारे पास क्लास 11 रीडर्स चॉइस की बुक है और इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो फाइनल अकाउंट के थे उसको हमने एक एक करके आपको दे दिया है। आज से हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारी समायोजनाएं भी शामिल होंगी, जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को बनते हुए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे और फिर बैलेंस शीट देखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मेट हमने आपको ऑलरेडी बना के दे दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और हमारा जो sangipedia.com है उस पर भी आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा और उसमें हमने वीडियो का लिंक भी दिया है। और उस वेबसाइट पर जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पूंजी यानी कैपिटल, लेकिन हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम करते हैं कैलकुलेशन तो वहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको सवाल में सबसे पहले लिखना होता है, यहाँ पर लिखा है 2200 रुपये। ये 31 मार्च 2020 को बनाया जा रहा है। अंतिम खाते बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, वो भी लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है लॉन्ग का है, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक तो बनाने के लिए फॉर्मेट में ही हम चलेंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर्स रुपीज़, इस तरह से इसको लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले 2200 रुपये यहाँ हमने लिखा है। इसके बाद परचेज आता है और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं अगर होता है तो, यानी क्रय। तो क्रय इस सवाल में आप देखेंगे तो क्रय यहाँ लिखा है, ये क्रय है और फिर विक्रय भी आगे लिखा है, तो ये विक्रय है। तो क्रय है लेकिन क्रय वापसी कहीं लिखा नहीं है, तो हम क्रय 11,400 रुपये लिखेंगे टू परचेज और 11,400 रुपये। एक एक अमाउंट आप देखते हुए चलिए। विक्रय भी इसी के सामने है लेकिन विक्रय वापसी कहीं लिखा नहीं है, तो हम 22 सेल 14,800 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद और आगे बढ़ने पर हमें ट्रेडिंग के आइटम को ध्यान रखना होगा। भाड़ा एवं ढुलाई, फ्रेट एंड कैरिज 140 रुपये, ये हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, इसको हम लिखेंगे 140 रुपये को। इसके बाद यहाँ से और देखने पर पता चलता है कि ट्रेडिंग का और आइटम है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सवाल के लास्ट में मिलता है, तो इसको हम यहाँ से देख रहे हैं 36 रुपये है, तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखेंगे। अब हमारे पास ट्रेडिंग का आइटम समाप्त हो गया। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। इन दोनों का जो टोटल है वो 18,400 रुपये हुआ। इसी को ही हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये तो है कम, तो हम 18,400 में से 11 दो 13,740 रुपये घटा देंगे, तो 4,660 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन यानी CD लिखेंगे और इसको निचले हिस्से में, या अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, इसी 4,660 को यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के उस पॉइंट को नोटिस करेंगे जो खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, उसके बाद जब बचेंगे तो उन खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं खर्चे की ओर, यहाँ देखेंगे ध्यान से। बीमा व कर 500 रुपये का है, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले टू इंश्योरेंस एंड टैक्स 500 रुपीज़। कमीशन प्राप्त, ये हमें मिल रहा है, तो मिलने वाली जो रकम है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कमीशन रिसीव्ड 550 रुपये। इसके बाद प्रारंभिक स्टॉक ये हम लिख चुके हैं। सामान्य व्यय और बैड डेट्स यानी अशोध ऋण,
ये दोनों हमारे खर्चे हैं, सामान्य व्यय यानी जनरल एक्सपेंसेज और बैड डेब्ट्स। तो जनरल एक्सपेंसेज ये रहा 800 रुपये का, बैड डेब्ट्स 300 रुपये का हो गया। इसके बाद है ब्याज प्राप्त, ये रकम हमें मिल रही है 110 रुपये। तो अब हम एक बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है। आगे देखने पर पता चलता है कि भाड़ा और ढुलाई हमने लिख दिया है। लेनदार देनदार इनका हिसाब बैलेंस शीट में होगा। भूमि भवन संपत्तियां हैं और फर्नीचर संपत्ति है। आहरण भी बैलेंस शीट का ही आइटम है। किराया प्राप्त, ये रकम हमें मिल रही है 200 रुपये, इसको हम क्रेडिट में बाई रेंट रिसीव्ड 200 रुपये लिखेंगे। इसके बाद इस सवाल में समायोजनाएं नहीं है, बिना समायोजना का ही है। किराया प्राप्त के बाद प्राप्य बिल और देय विपत्र है, ये हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का आइटम है। वेतन और कटौती 500 रुपये और 210 रुपये। सैलरी 500 रुपये, डिस्काउंट 210 रुपये। ये रहा सैलरी 500, डिस्काउंट 210 रुपये, इसको लिखेंगे। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 46, 5, 51, 52, 2, 54, 5520 रुपये टोटल होगा। यही साइड हमारा ज़्यादा है तो हम इसी को ही 5520 को ही यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इस 5520 में से ये हमारे खर्चे घट जाएंगे। ये खर्चे हैं 8 और 5 13, 3 16, 5 21, 2 2310 रुपये। तो हम 5520 में से इसमें से 2310 रुपये घटा देंगे तो हमें 3210 रुपये मिल जाएगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा, इसको टू नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। यहाँ पर मैं घटा के दिखा रहा हूँ आपको। 5520 में से 8 5 13 3 16 7 2310 रुपये, 2310, 3210 रुपये आता है। 3210 रुपये टू नेट प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे और यही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं, उसके अमाउंट को और उसका फॉर्मेट आपको sangipedia.com पर मिलेगा। हालांकि sangipedia.com पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों का जो फॉर्मेट है वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह बना के दिखाया है। उसका लिंक हम आपको शेयर करेंगे और वहाँ पर आप उस फॉर्मेट को देख करके आप अपनी कॉपी में उसका फॉर्मेट तीनों का उतारेंगे और उसको मैक्सिमम याद करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो याद होता है प्रैक्टिस करने से, अगर आप सवाल की प्रैक्टिस से दूर बचेंगे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सवाल की प्रैक्टिस ज़्यादा हो। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम, यह फॉर्मेट है बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। सबसे पहला नंबर होता है पूंजी का। पूंजी 9000 रुपये, हम लाइबिलिटीज की ओर लिखेंगे। इसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे। हमारा नेट प्रॉफिट यही आया है 3210 रुपये, जो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो हम सबसे पहले 9000 में 3210 रुपये जोड़ेंगे तो 12210 आएगा। इसमें से हम आहरण घटाएंगे, ड्राइंग जिसे कहते हैं। तो आहरण यहाँ लिखा है 460 रुपये, घटाने पर 11750 रुपये का कैपिटल लिखा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम सिर्फ लाइबिलिटीज और एसेट्स को ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमें लाइबिलिटीज साइड बना रहे हैं तो लाइबिलिटीज को ध्यान देंगे कि इसमें क्या लाइबिलिटीज हो सकती है। तो लेनदार हमारी अगली लाइबिलिटी है और यह है 1440 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स 1440 रुपये। आगे लाइबिलिटीज का हिस्सा कहाँ पे है, ये है देय विपत्र, ये है 350 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 350 रुपये। अब इनका टोटल करेंगे तो 13540 रुपये आएगा। फिर चलेंगे एसेट्स की ओर। सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि एसेट्स कौन सी है। हम सबसे पहले स्थायी संपत्तियों को लिखते हैं। स्थायी संपत्ति में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, ये सब आता है, गुडविल वगैरह। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरे सवाल में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये रहा बिल्डिंग, ये रहा फर्नीचर। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग लिखेंगे, 3820 रुपये की बिल्डिंग भवन है। फर्नीचर है 1000 रुपये का। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के डालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है 36 रुपये का। इसके बाद प्राप्य बिल, देय विपत्र, क्या बोलते हैं, देनदार।
तो हमारे प्राप्य विपत्र और देनदार तो ये हैं 2000 रुपये के, प्राप्य बिल है 900 रुपये का। तो यहाँ पर बिल्स रिसेबल जिसे बोलते हैं 900, और डेटर्स देनदार जिसको कहते हैं हिंदी में 2000 रुपये ये रहे। रोकड़ और बैंक इसके बाद आते हैं। तो बैंक तो है 1900 रुपये का, और रोकड़ यानी कैश है 320 रुपये का। तो 1900 और 320 लिखने के बाद इसका भी टोटल करेंगे 13540 आएगा। बैलेंस शीट में हमेशा जो टोटल होता है वो दोनों तरफ इक्वल आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने तीनों चीज़ बनाने के लिए हमें कहा गया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और दोनों तरफ का जो टोटल है वो आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ का टोटल 13540 रुपये यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विदाउट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है।